हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट और आप इसको कह सकते हो कि एंडिंग जो पार्ट है उसके ऊपर आज बात करेंगे। जो ये पॉइंट अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में हमने बीच में बहुत सारी बातें कर ली है। तो यहाँ पर हम देखो आज का जो अपना पॉइंट है वो है जो फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बारे में मैंने आपको बीच में बहुत बार बता दिया है। फर्टिलाइजेशन होता क्या है? स्पर्म ओवम का आपस में संयुक्त होना ही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ये बात मैंने आपको बता दी। देखो, एक वैज्ञानिक थे हर्टविग नाम के, और हर्टविग ने सबसे पहले स्पर्म एंड ओवम इनका जो न्यूक्लियस है या इनको जो संयुक्त होने की बात अपन करें, सबसे पहले किसने देखा था? हर्टविग ने। आई बात समझ में? देखो, फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन हमने पूरी लिखनी है क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बता दिया है कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है। स्पर्म ओवम का आपस में मिक्स होना। सिंगल में भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि हर्टविग ने स्पर्म एंड ओवम के जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, का संयुक्त होना देखा था। का संयुक्त होना देख, सबसे पहले एक तो आपको ये बात नोट करनी, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करेंगे फर्टिलाइजेशन जो होता है, उस फर्टिलाइजेशन में क्या क्या घटनाएं घटित होती है, कि किस प्रकार से स्पर्म ओवम को भेजता है, उसके अंदर प्रवेश करता है, कैसे उनका न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होता है, साइटोप्लाज्म कैसे फ्यूज होता है, उनके क्रोमोसोमों में या क्रोमोसोम जो है या जो गुणसूत्र है वो किस प्रकार से मिक्स होते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करें तो एक नाम आपको यहाँ याद रखना है, सिनगेमी। ठीक है बच्चों, सिनगेमी होने के बाद में क्या होता है? सिनगेमी निषेचन के जैसे ही है। आप इसको लिख सकते हो कि स्पर्म ओवम का संयुक्त, स्पर्म एंड ओवम का संयुक्त होना। ठीक है। उसके बाद में यदि अपन बात करें तो दूसरा पॉइंट है प्लाज्मोगेमी। और बच्चों, प्लाज्मोगेमी जो होती है, उस प्लाज्मोगेमी में क्या होता है? आपने पढ़ रखा है प्लाज्मोगेमी, सेल जो डिवीजन पढ़ा था आपने, जो सेल साइकिल आपने पढ़ रखा है, उसमें प्लाज्मोगेमी वर्ड आपको पढ़ाया गया है। और इसके लिए आपको याद रखना है कि जो स्पर्म है और ओवम, इनके साइटोप्लाज्म का संयुक्त होना या मिक्स होना। आई बात समझ में? उसके बाद में यदि हम बात करें, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कैरियोगेमी। देखो, कैरियोगेमी के लिए आप क्या कहोगे? जैसे हमने कहा सिनगेमी, स्पर्म ओवम का संयुक्त होना, प्लाज्मोगेमी, स्पर्म ओवम के जो साइटोप्लाज्म है उसका संयुक्त होना। यदि अपन कैरियोगेमी की बात करें तो कैरियोगेमी, कैरियो, ये देखो यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है, कैरियो से मतलब क्या है? न्यूक्लियस की ओर कर रहा है। तो आप यहाँ पे लिखोगे स्पर्म एंड ओवम के न्यूक्लियस का संयुक्त होना। समझ पा रहे हो? उसके बाद में लास्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि देखो, सबसे पहले क्या हुआ? स्पर्म और ओवम आपस में मिक्स हो गए। उसके बाद दोनों के साइटोप्लाज्म मिक्स हो गए। साइटोप्लाज्म मिक्स होने के बाद में न्यूक्लियस मिक्स हो गए। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम मिक्स होने को क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस। क्या कहते हैं बच्चों? सॉरी, एम्फीमिक्सिस। आई बात समझ? क्रोमोसोम देखो, यहां पे आप देख सकते हो कि
स्पर्म और ओवम का जो क्रोमोसोम है उसका मिक्स होना। दोबारा सुनो, क्या पढ़ा हम पढ़ रहे हैं फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन में किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है वो सारी बातें हमने पिछली क्लासों में कर ली। आज हम पढ़ रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन जो होता है उसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये स्टेप वाइज होते हैं, ठीक है। कि 1 नंबर पे क्या होगा, 2 नंबर पे क्या होगा, 3 पे क्या होगा, 4 पे क्या होगा, ये चीजें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये पूछा जाता है कई बार, कौन से वैज्ञानिक ने सबसे पहले इनके केंद्र के संयुक्त होने को देखा था। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि सिनगेमी जो होता है, सिनगेमी का मतलब है स्पर्म का संयुक्त होना। प्लाज्मोगेमी क्या है, साइटोप्लाज्म का संयुक्त होना। कैरियोगेमी क्या है, स्पर्म के न्यूक्लियस का संयुक्त होना। और एम्फीमिक्सिस क्या है, उनके क्रोमोसोम। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि स्पर्म है, ये स्पर्म है, ये ओवम है, इन दोनों का फ्यूजन होगा, संयुक्त होंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है। उनके बाद में स्पर्म और ओवम का जो साइटोप्लाज्म है, इस प्रकार से कह सकते हैं कि जैसे मान लो कि ये 2 सेल्स हैं, तो इन दोनों सेल्स में केंद्रक भी है और साइटोप्लाज्म भी है। जब ये दोनों आपस में मिक्स होंगी तो पहले सबसे पहले साइटोप्लाज्म, उसके बाद में न्यूक्लियस और उसके बाद में क्रोमोसोम। आई बात समझ? ये होता है फर्टिलाइजेशन की स्टेप। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नोट कर लो इसको। नोट कर लिया, सीधी सीधी बातें हैं, याद करनी है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि फर्टिलाइजेशन जो होता है उसके लिए एडेप्टेशन क्या होगा। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि फर्टिलाइजेशन जो होता है उसके अंदर ओवम की संख्या कितनी होती है बच्चों, जनरली 1 होती है। और यदि अपन स्पर्म की बात करते हैं तो स्पर्म का जो काउंट है, उनकी जो संख्या है वो मैंने आपको बता रखी है 250 से 300 मिलियन पर इजिकुलेशन। यानी कि ह्यूमन बॉडी से जब सीमन एक बार रिलीज होता है तो उस समय स्पर्म की संख्या कितनी होती है, 250 से 300 मिलियन होती है। और एक नेचुरल जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके लिए इतने स्पर्म की संख्या होना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले यदि अपन बात करते हैं कि फर्टिलाइजेशन का जो एडेप्टेशन है, क्या निषेचन के लिए जो अनुकूलताएं हैं वो क्या क्या होगा। तो सबसे पहली बात यह हो कि स्पर्म जो है उनकी संख्या बराबर होनी चाहिए या मैक्सिमम होनी चाहिए। यदि मैक्सिमम संख्या है तो निषेचन आसानी से हो जाएगा। ओवम जो है उस ओवम की साइज क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो ये कुछ अनुकूलताएं हैं जिनके बारे में अपन बात करेंगे। ये आपने नोट कर लिया ना। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं एडेप्टेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। अभी मैंने आपको कहा है कि जो निषेचन है उसके लिए क्या क्या अनुकूलन होते हैं या होने चाहिए। यदि वो होंगे तो निषेचन होने की जो संभावनाएं हैं वो 100 गुना बढ़ जाती है। आई बात समझ? सबसे पहले मैंने आपको यहाँ बताया है कि स्पर्म की जो संख्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों यहाँ पे संख्या क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। आपको याद है कितनी, 250 से 300 मिलियन पर एजुकेशन। ओम की यदि अपन साइज की बात करते हैं, देखो स्पर्म की संख्या और ओम की साइज याद रखना आपको ये चीज। ऐसे नहीं कि आप ओम की संख्या यहाँ पे नोट कर दो। तो स्पर्म की संख्या अधिक होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 250 से 300 मिलियन स्पर्म होने चाहिए। ओम की साइज क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। उसके साथ ही एक चीज यहाँ पर ये होती है कि कुछ रिएक्शंस होती है। रिएक्शन कैसे, जैसे यदि अब ये तो क्या है इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, यदि हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो जैसे कुछ जो समुद्री जीव होते हैं, तालाब वगैरह पानी में जिनका निषेचन होता है, तो उनमें क्या होता है कि जो फीमेल है तो वो फीमेल क्या करती है, अपने
जो एग है उनका गुच्छा बना के एक जगह पानी में छोड़ देती है। उसके बाद जो मेल का जो स्पर्म वगैरह होते हैं तो मेल भी उनको क्या करता है, पानी भी रिलीज करता है। अब फीमेल के जो एग कहाँ है, स्पर्म का जो मेल है उसका स्पर्म कहाँ है, तो उनमें अट्रैक्शन कैसे होगा, तो उसके लिए क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल की उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो क्या कर रहे हैं, उस स्पर्म को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। वो एक जो स्पीसीज के लिए क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, जाति विशेष होते हैं कि एक जाति के स्पर्म ही उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं, दूसरी जाति के स्पर्म उसकी ओर अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं। तो इसको बोलते हैं बच्चों रासायनिक आकर्षण। तो फर्टिलाइजेशन और एंटी फर्टिलाइजेशन रिएक्शन इसके अंदर होती है। देखो कैसे, यदि अपन बात करें कि ओवम जो होता है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि ओवम की सतह पे होती है फर्टिलाइजेशन। आई बात समझ, यानी कि ओवम की सतह पर फर्टिलाइजिंग, ठीक है, ओवम की सतह पे क्या होती है, फर्टिलाइजिंग, और स्पर्म की सतह पे होती है, स्पर्म की सतह पे क्या होती है बच्चों, एंटी फर्टिलाइजिंग, एंटी फर्टिलाइजिंग, दिख रहा है। क्या कहा मैंने, ओवम की सतह पे है फर्टिलाइजिंग प्रोटीन, और स्पर्म की जो सतह है उसके ऊपर क्या है बच्चों, एंटी फर्टिलाइजिंग। ये आपको याद रखना है कि किसकी सतह के ऊपर फर्टिलाइजिंग है और किसकी सतह पे एंटी फर्टिलाइजिंग है। ये कंफ्यूज करने वाला पॉइंट है। ओवम फर्टिलाइजिंग, स्पर्म एंटी फर्टिलाइजिंग। स्पर्म जाके उसको फर्टिलाइज करता है ना, तो जिसके ऊपर यानी कि जो जाके फर्टिलाइज करेगा उसके ऊपर कौन सी होती है, एंटी होती है, प्रोटीन पाई जाती है। और यहां पे आपको याद है कि प्रत्येक जाति के लिए ये फर्टिलाइजिंग और इनफर्टिल जो एंटी फर्टिलाइजिंग जिनको अपन कह रहे हैं वो क्या होते हैं, विशिष्ट आकृति होती है कि एक स्पीसीज का जो ओवम है उसको किसी अदर स्पीसीज का स्पर्म निषेचित नहीं कर सकता है, तो विशिष्ट आकृति होती है। या आपने जैसे एंजाइम पढ़ रखे, तो एंजाइम में मैंने आपको पढ़ाया था कि लोब थ्योरी, ताला चाबी सिद्धांत, कि एक स्पेशल जो ताला होता है, जो ताला होता है वो उसकी स्पेशल चाबी होती है, ऐसे नहीं कि हर कोई चाबी लगाओ खुल जाएगा। तो ऐसा ही यहाँ पे सिस्टम होता है। अब अपन बात करें कि फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग चीज है क्या, ये देखो बच्चों विशेष प्रकार की प्रोटीन है। तो फर्टिलाइजिंग जो है वो होती है ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, और एंटी फर्टिलाइजिंग जो है वो एसिडिक प्रोटीन की बनी होती है। आई बात समझ में, ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये जो प्रोटीन है, इन्हीं प्रोटीन के कारण स्पर्म और ओवम के बीच में क्या होता है, रासायनिक आकर्षण होता है। यानी कि एक जो दोनों जो प्रोटीन है वो एक दूसरे को अपने आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। और इसी क्रिया को क्या कहा जाता है बच्चों, ये फर्टिलाइजेशन, ये और एंटी फर्टिलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है यहां तक, चलो नोट कर लो, नोट करो इसको। ऐसा ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, कुछ विशेष पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट याद रखने वाले हैं। संख्या याद रखनी, इसमें साइज याद रखनी है। इसमें फर्टिलाइजिंग प्रोटीन किसकी बनी है, ग्लाइकोप्रोटीन की, एंटी किसकी बनी है, एसिडिक प्रोटीन की बनी हुई है, जाति के लिए विशिष्ट आकृति होती है, और रासायनिक आकर्षण जो हो रहा है वो किसके कारण होता है, नोट।
हाँ जी बच्चों, नोट कर लिया? ठीक है, आगे चलते हैं, क्लीवेज की बात करेंगे। हाँ जी, आगे देखो, क्लीवेज क्या होता है? क्लीवेज, विदलन जिसको बोलते हैं। देखो, विदलन होता है समसूत्री विभाजन के समान, लेकिन समसूत्री विभाजन नहीं होता है, इस बात को आपको याद रखना है। और क्लीवेज में क्या होता है कि जब जाइगोट बनेगा, स्पर्म ओवम मिल चुके हैं, उसके बाद जब जाइगोट बनेगा तो जाइगोट जो होता है, तो उस जाइगोट की जो साइज है वो बड़ी होती है। अब उसकी जो सेल्स है वो इतनी डिवाइड होती है कि जो ह्यूमन बॉडी की जो सेल्स है उनके सेम हो जाए, सिमिलर हो जाए। या अपन जैसे कहें कि मान लो कि एक ये जो हमारी सेल्स हैं, वो जो सेल जाइगोट बना है वो एक ही सेल बनी है अभी तो, अब उस सेल में डिवीजन होता है और वो ह्यूमन बॉडी की जो सेल्स है उनके सिमिलर हो जाएगी, तो क्लीवेज तब तक चलता रहता है। उसके बाद में जैसे जाइगोट जो बन रहा है, जाइगोट से क्या बन रहा है, मोरुला बन रहा है, वेस्टुला बन रहा है, ब्लास्टुला बन रहा है, ब्लास्टोसिस्ट बन रही है। तो ब्लास्टोसिस्ट तक मैंने ये बातें आपको बता रखी। सीधी सी आयन के बारे में बात करेंगे। ये कंप्लीट हो गया ना आपका? क्लीवेज की ऊपर बात करते हैं। क्लीवेज के लिए मैंने अभी आपको कहा है कि माइटोसिस के जैसा ही होता है, लेकिन ये माइटोसिस नहीं है। और क्लीवेज पाया कहाँ जाता है? तो जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी कि भ्रूण का जो परिवर्तन होता है उसके दौरान ही क्लीवेज होता है, इसके अलावा और कहीं नहीं होता। ये आपको याद रखना है। क्लीवेज माइटोसिस के जैसा ही है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि जैसे मान लो कि ये जो सेल्स हैं या ये जो कोशिका है, जाइगोट जो बना है सबसे पहले, ये एक अकेली कोशिका है और बड़ी कोशिका है, तो ये क्या करेगा, इन कोशिकाओं को छोटा कर देगा, यानी कि इसी के अंदर और कोशिकाएं बन जाएगी। कोशिकाएं, देखो माइटोसिस में क्या होता है, जनरली सेल्स का डिवीजन होता रहता है और ग्रोथ होती है। यहाँ ग्रोथ नहीं हो रही है, सेल्स की संख्या बढ़ रही है लेकिन ग्रोथ नहीं है। ये क्या करेगा, छोटी छोटी संख्या बनेगी, सेल बनेगी और इसको छोटी छोटी कोशिकाओं में डिवाइड कर देगा। तो ये मैंने आपको बता दिया, जाइगोट बनेगा, मोरुला बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा और एंड में क्या बनता है बच्चों, ब्लास्टोसिस्ट। बता रखा है इसके बारे में। इनर सेल वॉल्स को हिंदी में कहते हैं अंतर कोशिका समूह है। आप यदि एनसीईआरटी में देखोगे तो अंतर कोशिका समूह आपको लिखा हुआ मिलेगा। और ये वाला जो है, ये इनर सेल वॉल्स ही आगे चल के क्या बनाता है बच्चों, एम्ब्रियो का निर्माण करता है, भ्रूण का निर्माण करता है। क्लीवेज हो गया। क्लीवेज के दौरान क्या क्या संरचनाएं बनती हैं, जाइगोट, मोरुला, ब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस्ट। मैंने आपको बता रखा है इम्प्लांटेशन क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता किसका है, कब होता है। तो इम्प्लांटेशन की यदि अपन बात करते हैं तो निषेचन के 7 दिन बाद में होता है, बता रखा है मैंने। अब आप ये देखो कि इम्प्लांटेशन जो होता है तो इधर से मोसी क्या करेगा बच्चों, भ्रूण का निर्माण करेगा। इसके अंदर कुछ लेयर बनती है, जैसे आउटर बनेगी, इनर लेयर बनेगी और एक बनेगी मीडियम यानी कि मध्य की। देखो आउटर लेयर का निर्माण, आउटर लेयर जो होती है वो बनाती है एक्टोडर्म। क्या बनाती है, एक्टोडर्म। इनर वाली बनाती है एंडो। और उसके बाद में इन दोनों बनने के बाद में जो मध्य वाली होती है, जो मिड लेयर है, उसको वो बनाती है मीजोडर्म। इनके अंदर एक विशेष प्रकार की स्टेम सेल होती है और ये स्टेम सेल क्या करती है बच्चों, सभी अंगों का निर्माण करने की कैपेसिटी उसके अंदर होती है। यह आपको याद रखना है। क्या कहा मैंने, इम्प्लांटेशन होने के बाद, यानी कि इम्प्लांटेशन कब होता है, निषेचन के 7 दिन बाद में होता है। तो ये जो इनर सेल वॉल्स है या अंतर कोशिका समूह जो है उसमें लेयर का फॉर्मेशन होता है, आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म और बीच वाली मेसोडर्म। देखो ये जो लेयर है यही आगे जाके सभी ऑर्गन्स का या अपन कहें ऑर्गन सिस्टम का, सेल्स का, उनका सब फॉर्मेशन ये करती है। आई बात समझ? क्या है इनमें, स्टेम सेल, यानी कि ये स्टेम सेल किसी प्रकार के ऑर्गन का फॉर्मेशन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो इन्हीं चीजों से होता है। आई बात समझ? ये हो गया क्लीवेज। अब यदि हम बात करें गर्भावस्था की, प्रेगनेंसी की, तो इसमें आपको टाइम ड्यूरेशन की बात करनी है। टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, 9 महीने जनरली वीक में आता है आपके पास ड्यूरेशन, तो 36 वीक, जिसमें प्लस माइनस 7 दिन हो जाते हैं। 7 दिन ज्यादा हो सकते हैं या 7 दिन कम हो सकते हैं। ये तो बात होगी ह्यूमन की। एनसीईआरटी में पूछा गया है कि कैट और डॉग की जो प्रेगनेंसी है वो कितने दिन की होती है, तो आपको याद रखना है 63। एलिफेंट की बात करें तो 624 दिन होते हैं, सबसे ज्यादा इसीलिए 624 दिन। आई बात समझ में? अब यदि हम बात करें कि ह्यूमन में इम्प्लांटेशन होने के बाद में भ्रूण का जो निर्माण हो रहा है तो उसमें सबसे पहले क्या बनेगा, पहले महीने में क्या होता है, दूसरे में क्या होता है, तीसरे में क्या होता है,
वो सारी चीजें अपने को याद रखनी है। तो ये अपन बात करें पहले महीने के बाद में, यानी कि 1 महीना कंप्लीट हो गया है इम्प्लांटेशन के बाद में, तो हर्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो चल रहा है उसमें हर्ट का फॉर्मेशन कब होता है? 1 महीने के बाद, यानी कि 1 महीना कंप्लीट हो गया है इम्प्लांटेशन का, उसके बाद में क्या होता है बच्चों? हर्ट बनता है। इसमें जनरली क्वेश्चन ये आता है कि हर्ट का निर्माण कब होता है? 1 महीने बाद, 2 महीने के अंत में, तीसरे महीने के अंत में, 5वें महीने में। तो आंसर क्या जाएगा? पहले महीने के अंत में। सेकंड जो महीना स्टार्ट होगा, दूसरे महीने के अंत तक क्या होता है? पैर और अंगुलियां, हाथ पैर और उनके ऊपर अंगुलियों का फॉर्मेशन हो जाता है। आई बात समझ? यानी कि अपन कहें पहली तिमाही, तिमाही बोलते हैं इसको, इंग्लिश में कहा जाता है इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर। यानी कि ह्यूमन की जो प्रेगनेंसी है इसको 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो 3 के अंदर, एक में 3 महीने होते हैं, तो कितने महीने हो गए बच्चों? 9 महीने हो गए। तो यानी कि पहली तिमाही जो होती है वो उसका जो अंत हो रहा है वहां तक लगभग सभी ऑर्गन्स का क्या हो जाता है बच्चों? फॉर्मेशन हो जाता है। आपको ये याद रखना है कि पहले महीने में हर्ट, दूसरे में पैर और हाथ पैर और अंगुलियां, और तीसरा महीना कंप्लीट, यानी कि पहली जो तिमाही है उस तिमाही के अंत तक लगभग सभी ऑर्गन का डेवलपमेंट हो चुका है। 5वां महीने की यदि बात करें तो भ्रूण, क्वेश्चन आता है कि भ्रूण की जो पहली गतिशीलता है, यानी कि मां के गर्भ में पहली गतिशीलता को कब महसूस किया जाता है? तो वो 5वें महीने में होता है। देखिए हाँ जी, पहले महीने में हर्ट, सेकंड में हाथ पैर और अंगुलियां, तीसरे महीने के अंदर लगभग सभी अंग बन चुके हैं। भ्रूण की पहली गतिशीलता कब होती है? 5वें महीने। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये एनसीईआरटी की एडिटिव लाइनें हैं और इन्हीं से आपका क्वेश्चन बन के आता है। उसके बाद में देखो पहली गतिशीलता हो जाएगी। दूसरा स्टेज आप कह सकते हो कि सिर पर बालों का आना। सिर पर बाल कब ग्रो होने लगते हैं? 5वें महीने के बाद या 5वें महीने से। तो गतिशीलता और सिर पर बालों का आना इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। 6वें महीने की बात करें कि जब 6 महीने कंप्लीट हो गए, 6 महीने कंप्लीट होने का मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर भी क्या हो गया है? दूसरी तिमाही भी क्या हो गई है? खत्म हो गई है। तो यहाँ पे आंख की जो पलक है वो अलग होने लगती है, और 9 महीने के बाद यदि बात करें तो भ्रूण का क्या हो जाता है बच्चों? पूर्ण विकास हो जाता है। यानी कि वो अब जो अपना इन्वायरमेंट है, बाहरी इन्वायरमेंट है, मां के गर्भ से बाहर आने के लिए वो क्या है? प्रिपेयर हो चुका है। उसके लिए कितने महीने लगते हैं? 9 महीने, 36 वीक प्लस माइनस 7 दिन हो जाते हैं। ये आपको याद है, इसको आप नोट करो।
हाँ जी बच्चों, कर लिया नोट। बस इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट बचा है, वो अपने को आज ही खत्म करना, उसके बाद अपन पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और याद रखना इस बार का जो माइनर होगा उसमें आपके आएगा कंप्लीट ह्यूमन रिप्रोडक्शन, एम्ब्रियोलॉजी और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये इसलिए बार बार आपको दिया जा रहा है कि इस चैप्टर से नीट के अंदर देखो चैप्टर हो जाएंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपका थर्ड वाला चैप्टर और फोर्थ वाला चैप्टर, इन दोनों से 7 से 8 क्वेश्चन कवर करता है नीट में। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे इजी से क्वेश्चन इसमें से बन के आते हैं। केवल आपको इनका जो कंसेप्ट है या इनके जो मेन मेन पॉइंट है वही आपको याद रखना है। माइनर का ध्यान रखना इस बार, माइनर में आपके फोर्थ और ये सॉरी थर्ड और फोर्थ वाला जो चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ और ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड एम्ब्रियोलॉजी कंप्लीट आएंगे। कर लिया नोट, आगे चलें। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट है अपना, इसका लास्ट भी हो जाएगा, प्रसव और दुग्ध स्राव, यानी कि लैक्टेशन जिसको अपन कह रहे हैं। प्रसव यानी कि प्रसव का मतलब क्या होता है बच्चों, ह्यूमन एम्ब्रियो जो है उस एम्ब्रियो का माँ के गर्भ से बाहर निकलना क्या कहलाता है, प्रसव कहलाता है। ठीक, प्रेगनेंसी अलग था, गर्भावस्था अलग है और प्रसव अलग है, इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे दो चीज आपको याद रखनी है कि कौन कौन से हार्मोन और क्या है कि कौन से सिग्नल कहाँ से आता है, कौन से हार्मोन यहाँ पे काम करते हैं। तो आपको याद रखना है, देखो सबसे पहले प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन के लिए मैंने आपको कह रखा है कि प्रोजेस्टेरोन कंप्लीट गर्भावस्था के अंदर अधिक लेवल पे होता है, प्रोजेस्टेरोन कम हो जाएगा। याद है प्रोजेस्टेरोन के बारे में मैंने कहा था कि निषेध होने के बाद में ही कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन सेक्रेशन करती है, उसका लेवल को बढ़ाती है, जो गर्भावस्था को बच्चों क्या करता है, मेंटेन करता है। उसके बाद में एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हार्मोन क्या करेगा, रिलैक्स नाम से देखो रिलैक्स कर रहे हैं। एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है वो यानी कि मीडियम में यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन का लेवल घट जाएगा, और प्रोजेस्टेरोन का लेवल घटना ही क्या है, प्रसव का संकेत। आई बात समझ में। एक होता है बच्चों CRH, इसको बोलते हैं प्रेगनेंसी क्लॉक हार्मोन। प्रेगनेंसी क्लॉक हार्मोन लिख लेना चाहो तो, प्रेगनेंसी क्लॉक हार्मोन। और सबसे मेन हार्मोन जो है वो है बच्चों ऑक्सीटोसिन। कौन सा है, ऑक्सीटोसिन। यहां आप लिख लेना इसमें मोस्टली, और इसका लेवल क्या होता है, हाई होता है, ऑक्सीटोसिन। रिलैक्सिन, CRH, प्रेगनेंसी क्लॉक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, ये सब मिलकर क्या करते हैं, प्रसव को स्टार्ट करवाते हैं, जिसको बोलते हैं लेबर पेन। यानी कि प्रोजेस्टेरोन लेवल घटेगा, प्लेसेंटा का जो मजबूत जुड़ाव है वो पहले टूटेगा, टूटने के बाद में एम्ब्रियो है वो क्या करेगा, फीमेल बॉडी से बाहर आएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, एक चीज तो मैंने आपको यहाँ बता दी कि कौन कौन से हार्मोन है जिनका प्रसव के अंदर रोल है। अब क्वेश्चन ये आया हुआ है, एक बार नीट में क्वेश्चन आया था कि जो प्रेगनेंसी जो होती है, यानी प्रसव जो होता है उसके लिए संकेत कहां से डेवलप होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। यानी कि अपन बात करते हैं सिग्नल की, और सिग्नल के लिए देखो आपको याद रखना है हाइपोथैलेमस जो होता है ना बच्चों, इस हाइपोथैलेमस के पास में क्या आता है, सिग्नल आता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस के पास में सिग्नल आएगा। ये क्वेश्चन यहां पे इसको आप नोट कर लेना, इस हाइपोथैलेमस के पास में सिग्नल कहां से आया। एक तो आता है परिपक्व, परिपक्व भ्रूण एंड प्लेसेंटा, ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट। 50 स्टार लगाओ चाहे इसके, ठीक है। नीट का क्वेश्चन आया, हाइपोथैलेमस को प्रसव के लिए संकेत कौन देता है, परिपक्व भ्रूण और प्लेसेंटा। ठीक है, अब यहां पे आप देखना कि हाइपोथैलेमस से के पास संकेत आएगा तो यहां से ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, क्या रिलीज होगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा।
ये पिट्यूटरी को, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये उसको और सिग्नल देगा, और सिग्नल देगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो ऑक्सीटोसिन है उसका लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑक्सीटोसिन का जो लेवल बढ़ जाएगा, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि ब्लड में, इन ब्लड, पहले क्या था, हाइपोथैलेमस से ऑक्सीटोसिन निकला, उसने पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल दिया, और पिट्यूटरी ग्लैंड से ही क्या कर रहा है, ऑक्सीटोसिन को ब्लड और रिलीज करेगा, तो ये ब्लड के अंदर, ब्लड में क्या हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ जाएगा। और ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ेगा तो यहाँ पे यूट्रस के अंदर, यूट्रस में क्या हो जाएंगे, धीमा संकुचन स्टार्ट हो जाएगा। धीमा संकुचन क्या होता है, प्रसव पीड़ा जिसको बोलते हैं, लेबर पेन जो बोलते हैं, वो स्टार्ट हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इस संकुचन से दो चीजें होती है, एक तो ये क्या करेगा, हाइपोथैलेमस को सिग्नल देगा, एक ये क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन को, यानी कि ये पॉजिटिव फीडबैक देता है। और पॉजिटिव फीडबैक देने का मतलब ये क्या करते हैं, बार बार ये और रिलीज होते रहते हैं, और ये संकुचन क्या है, धीरे धीरे बढ़ने लग जाते हैं। और जब ये संकुचन बढ़ेंगे तो प्लेसेंटा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और प्लेसेंटा टूटेगा तो वो ह्यूमन बॉडी से भी बाहर आ जाएगा। आएगा समझ में? क्या यहाँ पे आप लिख देना, ऑक्सीटोसिन अधिक तो संकुचन भी क्या होंगे बच्चों, अधिक। क्या पढ़ा आपने, परिपक्व भ्रूण और जो प्लेसेंटा है वो हाइपोथैलेमस को सिग्नल देगा, जिससे ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा। जो एंटीरियर लोब है इसका, याद रखना, इसमें एंटीरियर पोस्टीरियर लोब सारे पढ़ा रखे हैं आपको। तो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन और रिलीज होगा, जो क्या करता है, यूट्रस में संकुचन स्टार्ट करता है। वो उस संकुचन से क्या होगा, फीडबैक जाएगा हाइपोथैलेमस के पास में और ऑक्सीटोसिन के पास में, जिससे वापस और ऑक्सीटोसिन को बढ़ाएंगे। ऑक्सीटोसिन बढ़ेगा तो संकुचन भी बढ़ेंगे, सीधी सी बात। नोट कर लो इसको। प्रसव के बाद में अपन बात करेंगे लैक्टेशन या दुग्ध सिक्रेशन की, मिल्क सिक्रेशन की यदि अपन बात करेंगे तो यहाँ पे भी कुछ हार्मोन्स का रोल होता है, वो आपको याद रखना। देखो हार्मोन्स वाली बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई है, और सब हार्मोन्स जितने भी हैं उन सब का मैंने पर्टिकुलर नोट करवाया है। जितना मैंने यहाँ पे आपको नोट करवाया है, यदि आप याद कर लोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और इसमें से जनरली मैंने आपको कहा है कि 7 से 8 क्वेश्चन ये कवर करता है, तो 2 से 3 या 3 से 4 क्वेश्चन क्या होते हैं इसमें, हार्मोन से रिलेटेड आते हैं। यहाँ पे आप देखो लैक्टेशन जो होता है, दूध का बाहर निकल, तो देखो कौन सा हार्मोन है, प्रोलैक्टिन, पीआरएल हार्मोन का लेवल बढ़ेगा, जिससे मिल्क का निर्माण होगा और सिक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन जो अधिक मात्रा में रिलीज होगा तो ही मिल्क का क्या होता है, बॉडी से या फीमेल की जो ब्रेस्ट है वहां से ये बाहर निकलता है, मिल्क एजिटेशन। ये दोनों आपको याद रखने हैं, ऑक्सीटोसिन और पीआरएल। ठीक है, अब एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, कोलेस्ट्रॉल, खीस भी आप इसको कह सकते हो, खीस। मां के स्तनों से निकलने वाला जो पहला दूध होता है बच्चे के जन्म के बाद में, उसको क्या बोलते हैं, खीस बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं। और ये बच्चे की हेल्थ के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी होता है। देखो आफ्टर चाइल्डहुड कलर कैसा होता है इसका, स्लाइट येलो,
इसके अंदर एंटीबॉडी पाई जाती है बच्चों, ये एंटीबॉडी इंपॉर्टेंट है, IgA। ठीक है, याद रखना इसमें कोलेस्ट्रॉल में कौन सी एंटीबॉडी होती है, या इसमें क्वेश्चन ऐसे आता है कि मां के दूध से, कोलेस्ट्रॉल से या भ्रूण को मां से कौन सी एंटीबॉडीज प्राप्त होती है, IgA, IgE। ठीक है, इस प्रकार से IgA। प्लेसेंटा से कौन सी मिलती है, IgG। देखो इन मिल्क के लिए अगर बात करें कि दूध में क्या कौन कौन सी प्रोटीन या कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं, तो देखो सबसे पहले आपको याद रखना है केसिन प्रोटीन होती है, लैक्टोज शुगर होता है इसके अंदर, फैट होती है, फैट कम होती है इसमें, ये सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आयन होते हैं, और विटामिन सी भी कुछ मात्रा में इसके अंदर पाई जाती है। ये बात हो गई परसव कंप्लीट। दूध का सिक्रेशन, कोलेस्ट्रॉल हो गया, मिल्क में क्या क्या होता है, यहां से क्वेश्चन निकल के आता है, ये आपको याद करना है। एक ये किस प्रकार से सिग्नल कौन देता है, कौन सा हार्मोन, तो मैंने कहा है ऑक्सीटोसिन जो है, मोस्टली ऑक्सीटोसिन ही यहाँ पे काम कर रहा है, याद रखो। देखो ऑक्सीटोसिन का ही रोल यहाँ पे है। ठीक, ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया। मतलब आपकी जो एनसीईआरटी है, उस एनसीईआरटी का नंबर 4 जो थर्ड वाला चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो गया है। अब अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस चैप्टर को कवर करने के लिए आप नोट्स और एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ोगे। उसके बाद में अब जब अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उससे पहले अपन स्टार्ट करेंगे, यानी कि अपनी नेक्स्ट क्लास में अपन 4th वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जन्म स्वास्थ्य। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जब ये क्लास नेक्स्ट क्लास में आओ पढ़ने के लिए, तो आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एनसीईआरटी से उसकी स्टार्टिंग के 2 पेज आप पढ़ के आओगे। ठीक है, ताकि अपन उसको ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाए। ठीक है, ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। माइंडर में मैंने आपको बता ही दिया है, 3rd और 4th दोनों चैप्टर आएंगे कंप्लीट, तो अभी से इसकी तैयारी रखना। ठीक है बच्चों, नोट कर लो। इसको सही